हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पे दैट सेज लर्न विद स्माइल। तो भैया कैसा चाल चाल, कितना चल रहा है मज़ा, कैसे रही प्लानिंग की तैयारी? मज़ा आ रहा है प्लानिंग पढ़ने में? प्लानिंग खत्म, डीपीपी सॉल्व, चले आगे। तो आज किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे शिखर 2.0 बैच रीलोडिंग एंड अपलोडिंग के बारे में बात चल रही है, और बात चल रही है चैप्टर नंबर 5 को लेकर। तो जैसे हम कहते हैं भैया कैसे मुलाकात करनी है, मुलाकात और अच्छी करनी है, तो करना कुछ नहीं है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। क्या डाउनलोड कर लेना है? इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना है बेटा। सो दिस इज इजीली लर्न विद स्माइल। आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है, मोबाइल ओपन करना है, प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, टाइप कर देना है इजीली, ध्यान रखना Z है, ठीक है, लर्न विद स्माइल, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही आपकी स्वागत हो जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे पढ़ाई जो है मुफ्त में है, और यहाँ पे पढ़ाई ही पढ़ाई है, यहाँ पे बाकी की बातें मतलब समझ रहे हो ना, वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है क्या, आपको अपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है और वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स, छोटी सी डिटेल्स है, मामूली सी, आपका नाम, ईमेल आईडी, मेल, जो जेंडर दैट इज मेल और फीमेल, ठीक है। लोकेशन ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेता है। अगर मान लीजिए गलती से नहीं ले पा रहा तो कुछ नहीं करना, आपको टाइप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, मोबाइल नंबर डाल देना है, वेरीफाई विथ ओटीपी। ओटीपी आपके मोबाइल पर टंग करते हुए जैसे भी आपको नोटिफिकेशन होगा उस वॉइस पे आ जाएगा। कुछ नहीं, ओटीपी देखना है, ओटीपी फिल कर देना है। वेरीफाई, आजकल तो वेरीफाई यार इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा वेरीफाई मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे, वेरीफाई कर देना है। करते ही जैसे आगे चलोगे ये दुनिया आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे एक आपका प्रिपेयरिंग फॉर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थंबनेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी की तैयारी के लिए भी यहाँ पे सारी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर 11th-12th में हो तो यहाँ पे कॉमर्स भी है आपके लिए, यहाँ पे साइंस भी है आपके लिए, ठीक है। तो आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स वाले आपके भाई या आपकी कज़न बहन या आपके जो भी है रिलेट दोस्त, वो जो साइंस में है, साइंस के लिए उनको अच्छी ट्यूटिंग चाहिए, अच्छी जगह पढ़ना चाहते हैं, पर थोड़े से पैसे ज़बरदस्ती क्यों खर्च करना, यहाँ पे बेस्ट मेंटर्स अवेलेबल है, साइंस के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्लियर। फिर आपके पास एक और होगा CUET, जो आप लोग तैयारी करोगे 12th के बाद, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेजेस में एंटर लेना है, तो CUET की प्रिपरेशन भी आपके लिए यहाँ पे कराई जाती है बेटा जी। देन जैसे ही करोगे नेक्स्ट आप करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे, 1 of 3 लिखा हुआ तो 2 of 3 पे आ जाओगे। आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, CBSE, उदय, शिखर, प्रारंभ एंड टॉपर। सो उदय और शिखर तो बेटा कॉमर्स के लिए है, ये 11th क्लास है और ये 12th क्लास है। प्रारंभ और टॉपर्स ये साइंस के लिए है, ये 11th है एंड ये 12th है। साथ ही साथ जेई नीट की प्रिपरेशन भी आपकी अलग से चल रही है, उसकी भी तैयारी पूरी चाहिए से तैयार है। नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे कर देना भैया कॉमर्स में आप जैसे मान लो 12th क्लास में हो, 12th में क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की पर सब्जेक्ट क्लासेस भी मिल रही है। मान लीजिए आपको लगता है यार मेरे को तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है खली सर से, तो आप बिजनेस स्टडीज़ को क्लिक कर लीजिए। नहीं यार मुझे तो अकाउंटेंसी भी पढ़ना है, खली सर से भी पढ़ना है, तो दोनों पे क्लिक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे देखोगे यहाँ पे 29,999 रुपीज़ लिखा हुआ है, ऐड टू कार्ट कर दीजिए। अब जो सर बोलते हैं आप पैसे नहीं लोगे, आप पैसे की बात कर रहे हो, हाँ। कुछ नहीं करना, ऐड टू कार्ट कर देना है और आपको फ्री इजीली ये दिख रहा है, ठीक है, ये कूपन कोड जो है इसको यूज़ कर देना फ्री इजीली। जैसे यूज़ करोगे आपका पूरा कोर्स जो है फ्री हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, साल भर साथ मिलकर बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं भैया और क्या चल रहा है हमारे बीच? तो हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, हमारे बीच चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग। तो आज जिसकी बात करेंगे चैप्टर 5 का हम शुभ आरंभ कर देंगे, और चैप्टर 5 का जब हम शुभ आरंभ करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो हमने किस किस चैप्टर की बात कर ली? हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर ली, हमने किसकी और बात कर ली? प्रिंसिपल मैनेजमेंट की बात कर ली, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग की। तो भैया प्लानिंग तो हो गई, सारा मेंटल एक्सरसाइज हो गया, सारा ऑन द वर्क पेपर जो होना चाहिए वो सब हो चुका है, पर अब उसको एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट के लिए चाहिए रिसोर्सेज। चाहे आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करनी हो, चाहे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करनी हो, चाहे आपको काम डिवाइड करना हो, किसको क्या काम डिवाइड करना है, किसको क्या काम देना है, किसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से देना है, दैट इज नोन ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सिंपल सा ऑर्गेनाइजिंग को समझना। किचन बना लिया, पर किचन में कौन सा सामान कहाँ होना चाहिए ऑर्गेनाइज में होता है नहीं होता? होता है।
अलमीरा लेकर आ गए, ठीक है भैया, आपकी वार्डरोब सेट हो गया, वार्डरोब तो आपने बना लिया, पर उसमें कहाँ क्या पे होना चाहिए, मेरे जो ट्राउजर्स इस साइड होने चाहिए, मेरे जीन्स पैंट इस साइड होने चाहिए, स्पोर्ट्स जो वेयर होने चाहिए इधर होने चाहिए, टी शर्ट इस साइड होनी चाहिए, या मेरे जो क्या बोलते हैं फॉर्मल्स इस साइड होने, कैजुअल इस साइड। तो आपने क्या करा, उनको ऑर्गेनाइज किया। अगर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, हर एक चीज, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मल्स के नीचे फॉर्मल शर्ट है, उसी के अंदर आपने अपने कैजुअल भी डाल रखे हैं, स्पोर्ट्स वेयर भी डाल रखे हैं, अब आपको मतलब स्पोर्ट्स वेयर निकालना है तो आपको सब कुछ बिखेरना पड़ेगा पूरा, ऐसे इधर उधर 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 सारे बिखेर दोगे, फिर जाके आप निकालोगे, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे घरों में देखा जाता है, या एक बॉयज जो अपना वार्डरोब रखता है उस तरह से रखता है, ठीक है। पर अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे में रखोगे, एकदम प्रॉपर वे में रखोगे, तो आपको पता है ना कौन सी चीज कहाँ पर है, जाओगे उठाओगे काम चला लिया। कोई किसी और को डिस्टर्ब हुआ, मतलब जो आप फॉर्मल पहनना है तो किसी स्पोर्ट्स वाले को डिस्टर्ब हुआ, नहीं हुआ, किसी कैजुअल कोई खराब हुआ, किसी क्रीज खराब हुई, नहीं हुई, सब प्रॉपर वे में, तो इजीली हैंडल करा। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक तरीका होना चाहिए काम करने का, एक ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए काम करने का, चाहे वो रिसोर्सेज हो। भाई आप जैसे बैंक की बात करते हैं यहाँ पे, बैंक जब जाते हो तो एक बंदे को सारा काम देते हैं क्या, नहीं, सबको अलग अलग काम मिलता है। एक बंदा होता है जो कैश एक्सेप्ट करता है, एक बंदा होता है जो कैश डिपॉजिट का, जो कैश आपको पे करता है, मान लीजिए आपको कैश निकालना वो करता है, एक होगा जो चेकबुक की काम कर रहा होगा, एक होगा जैसे हेल्प माई डेस्क होता है, एक होता है आरटीजीएस के लिए, एक होता है एनईएफटी के लिए, एक होता है कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको अपना फिक्स अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट के बारे में जानकारी लेनी है, उसके फॉर्म चाहिए, उसके बारे में एक बंदा होता है। तो हर किसी का काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्रांच मैनेजर होता है वो अलग कैबिन में होता है, वो अपना काम देख रहा होता है, समझ में आई बात। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे आप स्कूल देखते हो, स्कूल में क्या सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, आप घर जाते हो घर में सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए। एक सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम आती है वो होती है क्या है भाई, जैसे आप घर घुसते हो तो आप हेलमेट उतारते हो कहीं रख देते हो, फिर आप चाबी रखते हो, चाबी एक की होल्डर होती है घर में हर किसी के, पर वो वहां नहीं टांगता, वो क्या करेगा अपनी जेब में लेके घूमेगा या फिर डाइनिंग टेबल पर रख देगा। आप जब उसे वापस जाना है, चाबी लेके गाड़ी निकालनी है, तो वो पहले घर ढूंढेगा पूरा, अरे चाबी कहाँ रख दी यार मैंने, अरे यार इधर रख दी थी, मम्मी बोलेगी तुम अब कितनी बार बोला की होल्डर में रख दिया करो, यहाँ वहां मत रखा करो, चाबियों को ध्यान देता तुम्हारा। फिर बाद में अपने को याद आकर सोचो कहाँ रखा था यार, मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने हेलमेट यहाँ रख दिया था, हेलमेट रखने के बाद मैं यार पानी पीने गया था क्या फ्रिज में, पानी पी के आया, ठीक है, फिर क्या करा, फिर क्या करा, फिर क्या करा। तो फिर मम्मी क्या कहती है, यही कहती है या तुम लोग ध्यान रखते हो, अपनी चीज़ें ध्यान में रखते नहीं हो। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, चाहे स्कूल में आपके फादर को बिजनेस कर रहे हो, आपके फादर को ऑफिस है, आपका रूम है वो भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होता है, आपके कपड़े रखने का तरीका भी ऑर्गेनाइज्ड है। तो सेम वे बिजनेस के अंदर हर चीज़ क्या होती है, ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। दैट्स वाई हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया? तो चलिए ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाहता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया आपको यहाँ सारी चीजें चाहिए ना, भैया आपको यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमें कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। जैसे मान लीजिए आप स्कूल ओपन कर रहे हो तो आपको कितने प्रकार के बंदे चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड बंदे कौन से, पियोन चाहिए आपको, ठीक है, या फिर आपको पियोन चाहिए, उसको आपको ज्यादा एजुकेटेड चाहिए, नॉर्मल बंदा चाहिए, फिर आपको अकाउंटेंट वाला बंदा चाहिए, आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, फिर आपको टीचर्स चाहिए, फिर आपको वाइस प्रिंसिपल चाहिए। तो उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही तो बोल रहा है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी। तो अब जो कॉमर्स रिलेटेड बंदे हैं उनको आप कॉमर्स डिपार्टमेंट बना दोगे, जो साइंस से रिलेटेड है उनको साइंस डिपार्टमेंट बना दोगे, जो आपके आर्ट्स से रिलेटेड है उनको आर्ट्स डिपार्टमेंट बना दोगे। तो सेम वे बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो आइडेंटिफाई करते हो क्या क्या एक्टिविटी हम करेंगे, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हो, ठीक है। दूसरा, अगर और शब्दों में कहूं तो अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सब कुछ ऑर्डरली फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए। व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एक मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकल कर आता है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है डिविजनल, एक होता है फंक्शनल। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ना, बस समझना है कि जब भाई कोई मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजिंग
फंक्शन को परफॉर्म करता है तो एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और वो स्ट्रक्चर दो तरह के हो सकते हैं हमारे ग्रुप में, अभी हम बेसिकली दो ही पढ़ेंगे, डिविजनल या फिर फंक्शनल। कैसे, कब डिविजनल कहेंगे, कब फंक्शनल कहेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। विद द शेप द सिस्टम ऑफ वर्किंग, जिस तरह से आपका काम होता है, किस तरह से आपकी वर्किंग स्टाइल है, भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका होता है। ठीक है, अगर आप टाटा ग्रुप में जाओगे तो उसका काम करने का तरीका अलग है, रिलायंस में जाओगे उसका काम करने का तरीका अलग है, होंडा में जाओगे उसका काम करने का तरीका अलग है। ये तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर ली। आप घर की, मतलब एक नॉर्मल घर की बात कर लीजिए। आप नानी के घर जाते हो, नानी के घर में रसोई में काम करने का तरीका अलग है, आपके घर में काम करने का तरीका अलग है। दादी के घर जाते हो, वहाँ काम करने का तरीका अलग है। आप अपने दूसरे दोस्त के घर जाते हो, वहाँ पे काम करने का तरीका अलग है। तो हर किसी का वर्किंग स्टाइल अलग होता है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। मतलब वो जिस तरह से वर्किंग स्टाइल होगी उस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। क्लियर है? आगे बस समझ में फिट हो गई। चले आगे, चलिए जी। तो क्या ना क्या चाहता है भैया हमसे, डेफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ डेफिनेशन, जैसे फेयोल भैया तो हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, फेयोल और टेलर भैया पता है ना। कुछ सवाल आपसे मैंने पूछे थे पिछले क्लास में, उनके जवाब अभी तक नहीं आए, जवाब आपको देने हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए जरा, तो हम पता लगे भैया आप कितने सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। To organize a business is to provide with everything useful of its functioning। भाई एक बिजनेस को रन करने के लिए उसको सारी चीजें चाहिए, तभी तो रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये तो बोल रहा है टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू, जैसे कि रॉ मटेरियल, चाहे वो मशीन है, टूल्स है, कैपिटल है, पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। जब ये सारी चीजें मिलेगी, जब ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होगी, प्रॉपर वे में वर्क किया जाएगा, तभी क्या होगा, आपका बिजनेस एक रन कर पाएगा। क्लियर? दूसरा, विलियम्स जी क्या कहते हैं हमारे, इन इट ब्रॉडकास्ट सेंस organizing refers to relationship between various factors present in a given endeavor or enterprises। अगर मैं जी.आर. टेरी साहब की बात करूं तो इनका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टैब्लिशिंग ऑफ एन इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग सेलेक्टेड वर्क पर्सन्स एंड वर्क प्लेस इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है भाई, ऑर्गेनाइजिंग में जिसको जिस तरह से काम मिलेगा, जो जितने सीनियर मोस्ट पोजीशन पहुंचेगा या जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी वो सुपीरियर कहलाएगा, जिसका कम होगी वो सबऑर्डिनेट कहलाएगा। और सब मिलकर जब काम करेंगे तब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा, एक वर्क प्लेस क्रिएट होगा। इज इट क्लियर? तो अलग अलग डेफिनेशन है, कोई सी भी डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, उस डेफिनेशन को आप लिख दीजिए एग्जाम में। फायदा क्या मिलता है, एक जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, क्या बंदे को अगर डेफिनेशन पता है और डेफिनेशन देने वाला जो बंदा है उसका नाम अगर लिख देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब सामने वाला एग्जामिनर हो जाएगा प्रसन्न, वो हो जाएगा खुश, उसके दिमाग में ऐसे मतलब आंखों में ना उसके डायमंड घूमने जाए, भाई बच्चा बहुत तगड़ा है। मतलब वो क्या कर लेगा, अपना माइंडसेट ऐसा बना लेगा कि बच्चे को आता है। ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है साथ ही साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को लेके, तो भैया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या है उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1 की बात करें, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, क्या क्या काम करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैं बताया आपको, एक बैंक ओपन होता था, वहां पे कैशियर चाहिए। कैशियर कौन? दो तरह के चाहिए भैया, एक कैश लेने वाला, एक कैश देने वाला। ठीक है, एक डेस्क होना चाहिए जहाँ पे मे आई हेल्प यू वाला होता है, बोलते हैं ना सर मेरे को डेस्क नंबर 1 पे चाहिए, सर आप लोन के लिए सर डेस्क नंबर 4 पे चाहिए, सर डेबिट कार्ड डेस्क नंबर 3 पे चाहिए। तो हर किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। देन सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब एक ही सिमिलर नेचर के काम हो जाते हो तो उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो भैया जो भी काम मार्केटिंग से रिलेटेड है वो कहाँ डाल दोगे? मार्केटिंग में डाल दोगे। जो भी काम परचेज से रिलेटेड हो परचेजिंग हेड में डाल दोगे, परचेजिंग डिपार्टमेंट बना दोगे। जो भी काम फाइनेंस, पैसे के लेन देन, वो फाइनेंस या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना दोगे उसका। प्रोडक्शन रिलेटेड तो वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दोगे। ये समझ में आया? इसी को और एग्जांपल में देखें तो आपके स्कूल में देख लीजिए, जो भी बिजनेस स्टडीज हो गया या फिर आपके इकोनॉमिक्स हो गया या आपके अकाउंटेंसी हो गई, ये भाई कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट बना दो। पीसीएमबी, अच्छा ये साइंस से रिलेटेड, तो ये साइंस डिपार्टमेंट बना दो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये किसका है? ये अपने साइंस आर्ट्स का है, तो आर्ट्स डिपार्टमेंट का बना दो। तो डिपार्टमेंट बने नहीं बने? बन गए। समझ में आ गया? तो वो नेचर ऑफ वर्क जो सिमिलर नेचर के हैं, जो एक ही हेड के अंदर आते हैं, उनको अपन एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट मानते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन।
देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, भाई डिपार्टमेंट तो बना दिया, इसमें ये काम है इसलिए डिपार्टमेंट, अब इसके रिलेटेड जो बंदे चाहिए उनको क्या करना है, ड्यूटी असाइन करना। अच्छा आप में स्किल्स ज्यादा है तो आप जैसे आपके स्कूल में देखते होगे तो एचओडी भी होता होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट टीचर होता है, फिर एचओडी होता है, तो आप सब्जेक्ट टीचर है, अच्छा आपको सभी का नॉलेज है तो आप एचओडी बन गए, आप पूरा ध्यान रखोगे ढंग से काम हो रहा है नहीं हो रहा। कई बार तो सब्जेक्ट के एचओडीज भी होते हैं, कई बार डिपार्टमेंट्स के एचओडीज भी होते हैं, ठीक है, कि 2 टीचर उसके ऊपर एक टीचर बन गया एचओडी मैथमेटिक्स का, फिर इन सब के ऊपर एक और एचओडी जो सभी का उसको नॉलेज है तो बन जाएगा कॉमर्स डिपार्टमेंट का एचओडी। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए स्टेप 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ऑब्वियसली बात है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अब जो फैकल्टी है वो एचओडी, जो उसके सब्जेक्ट एचओडी उसको, और सब्जेक्ट एचओडी किसको रिपोर्ट करेगा, सबसे जो पूरे डिपार्टमेंट का एचओडी उसको रिपोर्ट करेगा। तो कैसे हुआ भाई, जिसके पास जितनी अथॉरिटी है वो सुपीरियर, जिसके पास थोड़ी कम है वो सबऑर्डिनेट, उससे नीचे वो उसका सबऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है, आई समझ बात। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहना चाहता है हमसे ये हमसे कहना चाहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। ठीक है, सबसे पहला काम ही क्या है, सबसे पहला काम है कि ऑर्गेनाइज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस बिजनेस में हमें क्या क्या काम करना है। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो आपको क्या क्या काम होगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसमें, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में आप एज एन मान लीजिए जहाँ पे डिस्क भी है और ऊपर खाने का भी है। अब आपको काम को आइडेंटिफाई करना है और ये आपका होमवर्क है, और आप मुझे बताइए कौन से काम होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो पहला हो गया organizing, identifying and dividing the work as per plan. The division of work makes sure that there is no duplication of work and there is no burden of work on one person. जब काम को डिवाइड कर दिया जाता है ना कि ये काम है, फिर ये काम है, ये काम है, अपने पास 10 काम पड़ेंगे, ठीक है, इन 10 काम को फिर आप डिवाइड कर दोगे ना, 10 काम हो गए तो आपको पता है कि अच्छा अरे यार ये काम तो हमने पहले भी लिख दिया, वापस क्यों लिख रहा है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। दूसरा, अरे यार ये काम हमने इसको भी दे रखा, वापस दूसरा काम दे दोगे तो एक ही बंदा कितने काम करेगा, तो बर्डन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। भाई एक बंदा सारे काम कर ले पॉसिबल नहीं है, हाँ मान लिया 2 काम कर सकता है, ठीक है, पर दूसरा काम थोड़ा हल्का होना चाहिए पहले के मुताबिक। दोनों काम ही अगर बहुत ही तगड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बर्डन पे आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं उससे चूक हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। सो दैट्स वाई सबसे पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिवाइड करना वर्क को, जिससे क्या होगा बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, साथ ही साथ किसी एक बंदे को एक से ज्यादा काम नहीं मिलेगा, मतलब उसे बर्डन नहीं पड़ेगा। The manager divides the work into smaller units and each unit of work is called job। तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारा जॉब जो है सब्जी लेके आना है, तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारा जॉब है सब्जी को काटना, तुम्हारा जॉब क्या है, सब्जी को ये तुम पकाओगे, ठीक है, तुम बाहर से मसाले लेकर आओगे। तो सबको अपना अपना जॉब मिल गया, आपने काम ढूंढा, ये काम पड़ेंगे, फिर उस काम को आपने डिवाइड कर दिया, फिर जिसको आपने दिया वो उसके लिए क्या हो गया, जॉब हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है। घर में देखते हो ना, काम को डिवाइड करते हैं, फिर जिसको जो मिला वो उसका जॉब हो जाती है। पानी की बोतल भरनी है, ये आपकी जॉब है, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रात को रोटी मिल तो जाएगी पर मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इन ए बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड ए जॉब। ऑब्वियसली बैंक में जॉब ऑब्वियसली जॉब असाइन होती है, पर उसके पहले क्या हुआ होगा, उसके पहले हुआ होगा आइडेंटिफाई किया होगा, किसको, काम को, फिर उसे क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, फिर उनको काम दिया गया होगा। तो ईच इंडिविजुअल इज असाइंड ए जॉब। एक कैशियर होता है जो कैश एक्सेप्ट करता है, एक कैशियर होता है जो पेमेंट करता है, एक बंदा होता है जो चेक इश्यू करता है, एक बंदा होता है जो चेक रिसीव करता है। विद डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब्स द बैंक्स वर्क्स वेरी स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली। क्योंकि जिसको जो काम दिया गया है वो उसके लिए क्या सक्षम है, वो काम वो आता है, वो स्किल्ड है, और अगर वो काम रेगुलर बेसिस पे वो करता रहेगा तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होता है, उससे क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या लेके आता है,
स्पेशलाइजेशन आती है। क्या आती है? स्पेशलाइजेशन। जब एक बंदा रेगुलर एक काम लगातार करता रहेगा तो उससे गलती होने के चांसेस जो मिनिमल हो जाते हैं। देखिए ये नहीं बोल सकते कि गलती हो ही नहीं सकती। देखिए इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई दुनिया मनुष्य नहीं है जो बोले मेरे से गलती नहीं होगी। गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, पर क्या गलती फ्रीक्वेंटली होगी? नहीं, ये गारंटी मिल जाती है जब एक बंदा लगातार बेसिस पे काम करता है तो। क्लियर है? आगे समझे। अब इसे एग्जांपल बताता हूँ उसको मैं। क्या हुआ भैया, मैं गया अपने बैंक, मेरा बैंक है, मैंने अकाउंट खुला था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। मैं जाके अमाउंट डिपॉजिट करके आया, ठीक है। मैंने डिपॉजिट किए 3000 रुपीज़। आप बोलो सर 3000 रुपये डिपॉजिट करने गए थे आप? यार गरीब आदमी है, हो जाता है, 3000 ही कहते हैं, 3000 ही थे, 3000 डिपॉजिट करने गया। अब हुआ क्या, मैं डिपॉजिट करके निकला, मेरे को ऑफिस आना था, तो मैं उस दिन थोड़ा लेट आया था। तो मैं 11 बजे करीब, हाँ 11 बजे समथिंग डिपॉजिट किया बैंक के अंदर मैंने पैसा, ठीक है। और मैं ऑफिस आ गया, ऑफिस आने के बाद अपने काम में लग गया। तो अब बैंक को बड़ौदा की प्रॉब्लम है, जैसे आप बोलो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क समझा रहा है वो। वहाँ पे क्या समझा रहा है कि वहाँ पे जो कैशियर है जो कैश रिसीव करता है, दूसरा है वो कैश पे करता है, समझ में आ गया। पर वो क्या पहले बुक कॉपीज में एंट्री करते हैं। पर बाकी आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वो क्या धड़ाधड़ आपके अकाउंट को खोलेंगे सीधे इंटरनेट पे, आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे, और सीधा आपके अकाउंट में मैसेज भी आ जाएगा भाई इतना पर ट्रांसफर हो गया। पर वहाँ पे होता है 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। अब ऐसा क्या करते हैं, वो पहले करते हैं वो पुराना ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करते हैं कि पहले वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, फिर दूसरे वाले बंदे को रजिस्टर देते हैं, फिर वो बंदा उन सबकी एंट्री अकाउंट में पास करता है, फिर जाके घंटे भर बाद आपके अकाउंट में पैसा दिखता है कि भैया आपने डिपॉजिट किया। अब मान लीजिए अब जो बंदा है बैंक ऑफ बड़ौदा, गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑब्वियसली एज अच्छा था अंकल का, शायद 50 प्लस होंगे। तो मैं मानता हूँ कम से कम उनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए 30 की उम्र में लगे तो 20 साल का एक्सपीरियंस, 22 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस होगा। पहले स्टार्टिंग कैशियर लगे, अब जाके कैशियर पहुंचेंगे तो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा उनको, है ना। अब जब मेरे पास मैसेज आया तो मेरे पास आया कि भैया आपके अकाउंट में 30,000 रुपये डिपॉजिट हो गए। कितने डिपॉजिट हो गए? 30,000 रुपये। अब मैं सोचूं यार 3,000 डिपॉजिट करके आया था, 27,000 किसने डाले? अब मुझे पता कोई डालने वाला तो है नहीं, पर मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हो गई कि जब उसने कंप्यूटर पे टाइप किया होगा 3,000 तो गलती से 1 0 और दब गया होगा, ठीक है। 30,000 मीन्स कि आपने जॉब उसको असाइन करी है कि वो कैशियर है, वो कैश लेके डिपॉजिट भी कर रहा है, पर क्या गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, पर ये रेयर टू रेयर चांस होगा। हो गई गलती। अब हुआ क्या आगे? हुआ ये कि मेरे पास 30,000 आ गए। मैंने बोला यार अब इनको कहीं ना कहीं एक सबक सिखाना भी जरूरी है। मान लीजिए कल गलती से मैं 30,000 डालूँ, 3,000 जमा करे, 0 कम डाल दे, तो मैंने उठा के पैसा पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा था। अब मैं देखो फोन आएगा। अब मैंने बताया अभी नहीं आएगा, कब आएगा? जब ये शाम को बुक क्लोज करेंगे, जब ये हिसाब मैच करेंगे कि भैया 27,000 रुपये गड़बड़ कैसे हो गई, पैसा ज़्यादा निकल गया, आया तो था ही नहीं हमारे पास, गड़बड़ हो गई। तब आएगा इनका फ़ोन, जब ये अकाउंट मैच करेंगे, क्योंकि इनका बैलेंस मैच नहीं करेगा। और बैंक में हर डे बैलेंस मैच होता है, क्योंकि कैश का है ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऊपर नीचे हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार लेगा, तो हर दिन ट्रांजेक्शन। तो वो अराउंड 4:30-5 o'clock ये मैच करते हैं। 5 बजे इन्होंने चेक किया होगा तो इनके जो बेचारा कैशियर है उनका होता दिमाग खराब, क्योंकि भैया 27,000 रुपये गायब कैसे हो गए, कम कैसे पड़ गए, इसका तो ट्रांजेक्शन दिख नहीं रहा हमें। हाँ उसके मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो सीधा कैशियर का पैसा कटता है अकाउंट से, समझे? कैशियर का पैसा कटेगा और किसी का नहीं कटेगा। तो अब क्या करें? तो इस सिनेरियो में जब उन्होंने पूरी छानबीन की तो समझ में आया अरे बंदा ये 30,000 वाला था, 3,000 था, इसको 30,000 ट्रांसफर कर दिए। अब वो मेरे से बिना पूछे क्या करे, मेरा अकाउंट ओपन करे। भाई बैंक के पास सारा ऑप्शन है, सारी डिटेल है, वो ऑटो से 27,000 कार्ड मिलेगा, पर उनको देखने को मिले कितने 3,000 ही अकाउंट में, और 3,000 डिपॉजिट किए थे। अब वो करेगा, अब उनका दिमाग खराब हो गया। अब वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिख रहा भाई 30,000 थे, 27,000 का इन्होंने ट्रांसफर ले लिए, अब 3,000 ही, हम क्या करें? तो उनके मैनेजर का मेरे पास कॉल आया। मैंने उठाया, हाँ सर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर बोल रहा हूँ, सर वो गलती से आपके 30,000 ट्रांसफ़र हो गए, वो ये हो गया वो हो गया। तो मैंने बोला सर ये गलती कैसे हो सकती है भाई, अगर अपने से गलती हो तो बैंक वाले 2 मिनट अपने को झाड़ देते नहीं झाड़ते हैं। मैंने बोला आज जो है ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, आज तो लोग खबर ली।
थोड़ी देर सुनाया समझाया, फिर उनको बोला ठीक है सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पेटीएम वॉलेट ट्रांसफर किया था, मैं वापस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप इसको रिफंड ले लीजिए। किया, रिफंड आया, तब जाके उनके सांस में सांस आई। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, स्पेशलाइजेशन आ सकता है, आता ही है, पर फिर भी गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, रेयर मिनिमम केसेस। चलिए जी, नेक्स्ट वर्क क्या कहता है हमें, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। After dividing the work in a smaller job, related and similar jobs are grouped together and put under the one department. The departmentation of the grouping of jobs can be done by the organization in different ways, but the most common two ways जो हम यूज करते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक डिविजनल होता है, ठीक है। तो जैसे बताया जो सिमिलर नेचर के जॉब होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट हेड करने डाल देते हैं। जैसे बताया आपको मैंने कॉमर्स का एग्जांपल दिया, साइंस का एग्जांपल दिया, आर्ट स्ट्रीम का एग्जांपल दिया। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आप अलग अलग सेपरेट यूनिट हो गया, गारमेंट यूनिट हो गया, टेक्सटाइल यूनिट हो गया, फुटवेयर यूनिट हो गया, मेडिसिन यूनिट हो गया, कॉस्मेटिक यूनिट्स हो गए, अलग अलग यूनिट बना दिए। किसी भी बेसिस पर डिपार्टमेंटेशन कर सकते हो। बेसिकली हम जो दो डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फंक्शनल और दूसरा पढ़ेंगे डिविजनल। इसका एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो ये है बेसिकली, ये है हमारा डिविजनल और ये है हमारा फंक्शनल। अब दोनों में क्या फर्क है इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ये समझाने के लिए कि भैया कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट एक फुटवेयर, एक मेडिसिन, स्किन केयर भी है, गारमेंट्स भी है। अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे गारमेंट्स में मार्केटिंग भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में परचेजिंग भी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ बात करता हूँ तो एक ही डिपार्टमेंट यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट किया गया है, यहाँ पे किसके बेसिस पे डिपार्टमेंट किया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन किया गया है कि ये प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग है, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, फुटवेयर का अलग है, स्किन केयर का अलग है, मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट। आप फंक्शन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जब फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं, प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट, सेल्स के डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो जब हम फंक्शन के बेसिस पे करते हैं उसे बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, और जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो हम बोलते हैं भैया हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ में चलिए, अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला हमसे कह रहा है भाई जो हमने क्या कर लिया, ड्यूटी आइडेंटिफाई कर ली, ड्यूटी को डिपार्टमेंट जो जॉब्स हैं उनको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर लिया। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, अब ड्यूटी असाइन भी करनी पड़ेगी, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। So that's why after dividing the organization into specialized department, each individual working in different department is assigned a duty meant according to his skills and qualification. तो हर एक बंदा जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको जॉब असाइन किया, तुम ये जॉब असाइन तुम ये करोगे, या उसका अथॉरिटी उस बेसिस पे डिफाइन की जाती है, किस बेस पे, उसके जो स्किल्स मैच हो रहे हैं या क्वालिफिकेशन मैच हो रही है उस जॉब के बेसिस पे। समझ बात कि आपको ये जॉब, भाई एक ये जॉब बना हुआ जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का जॉब है, अब किस बंदे को रखोगे, साइंस वाले बंदे को रखोगे वहाँ पे, आर्ट्स वाले बंदे को, किसको रखोगे, जो अकाउंटिंग फील्ड से हो, जो थोड़ा सा अकाउंट में अच्छा खासा आता हो, उसको लेजर वगैरह प्रिपेयर करनी आती हो, या जिसने सीए की पढ़ाई कर रखी हो, या जो सीए हो, आप उसके बेसिस पे डिवाइड कर दोगे कि भैया जिस हमारे जो है ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत केयरफुली काम करते हैं, हमें यहाँ पे सी वाला बंदा चाहिए जो हर एक चीज़ को मेंटेन प्रॉपर वे में कर सके रिकॉर्ड्स को, तो उस हिसाब से उसको ड्यूटी असाइन करो, ठीक है। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। एम्प्लॉइज आर असाइन ड्यूटी बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपके हम ये मांगते हैं, ये हमें रिक्वायरमेंट इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। भाई आप देखते हो ना कई बार, अभी तो आप इतना डिटेल में नहीं देखते हो कुछ चीज़ों को, पर जब आप अपना करियर के बारे में सोचोगे, अपनी पढ़ाई कर लोगे, तो फिर आप जब जॉब के लिए सर्च करोगे तो वहाँ पे हायरिंग आती है, ठीक है, पेपर में भी आती है, आजकल तो लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, सब जगह से आती है, जॉब नौकरी.com वगैरह, तो वहाँ पे कंपनीज अपने पोस्ट डाल देती है, भैया वी आर हायरिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बंदा चाहिए, ये इसके अंदर ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम बीकॉम होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए, MBA होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर। उस बेसिस पे अगर वो चीज़ें आपसे मैच करती है तो फिर आपको जॉब दे दी जाती है। This document clearly defines the content and responsibility related to the job. आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ये आपको काम करने पड़ेंगे, ये आपकी ड्यूटीज होगी, सब कुछ उसमें डिफाइंड होता है। इज इट क्लियर? आगे ऑप्शन में अगला पॉइंट हमें क्या कहता है बेटा, द फोर्थ पॉइंट इज establishing reporting relationship. The employees have to perform the job, and to perform the job every individual needs some authority. Obviously बात है भाई, आपने उसको काम तो दे दिया, आपको ये काम करना है,
अब वही वाली बात है, काम जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया पर उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए। अगर वो काम करने की अथॉरिटी उसे नहीं मिलेगी तो क्या काम कंप्लीट कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको काम दे दिया गया पर उस काम के लिए सर्टेन अथॉरिटीज चाहिए, सर्टेन आपके डिसीजंस होने चाहिए जिस बेसिस पे आप काम कर पाओ। वो डिसीजंस अगर आपके पास नहीं है, वो डिसीजन लेने की पावर आपके पास नहीं है, तो क्या वो आप कंप्लीट कर सकते हो काम अच्छी तरह? नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई जो काम दिया गया उसके बेसिस पे आपको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द क्वेश्चन हु रिपोर्ट्स टू हुम। तो जब अथॉरिटी हम असाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होती है, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर होता है, जिसके पास कम अथॉरिटी होती है वो सबऑर्डिनेट होता है। पता चलता है किसको किसके पास जाके रिपोर्ट करनी है। सबऑर्डिनेट जो होगा वो ऑब्वियसली सुपीरियर को जाके रिपोर्ट करेगा। With the establishment of authority, managerial hierarchy gets created. That is chain of command create होती है and the principle scalar chain follows this hierarchy. Scalar chain पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था A B C D E F G H I और बीच में एक पढ़ा था अपन ने गैंग प्लैंक, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो इसी बेसिस पे जिसको जितनी अथॉरिटी वो सुपीरियर उस हिसाब से बन जाएगा, उसके नीचे वाला सबऑर्डिनेट तो क्या बन जाएगा? हायरार्की बन जाएगी, चेन ऑफ कमांड बन जाएगा, स्केलर चेन का क्रिएशन हो जाएगा। कौन किसने दिया था ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? टेलर भैया ने, फेयोल भैया ने? ये आपको बताना है कमेंट करके। The manager with maximum authority are considered as a top level managers. Manager with minimum less authority become a part of middle level management. और उससे जो नीचे अथॉरिटी होती है वो कौन बन जाता है? जिसके सबसे कम अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। इज इट क्लियर? बैठ गई गणित दिमाग में, फिट हो गई। तो इसी के साथ हमने आज चैप्टर में क्या पढ़ा? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।